एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा, एक ऐसी मौत जिसने पूरे डेमन स्लेयर कॉर्प्स को जीते जी मार दिया। रेंगोकू की शहादत के बाद क्या तंजीरो कभी दोबारा मुस्कुरा पाएगा? लेकिन रुकिए, मुजान का सबसे खतरनाक और खूंखार मोहरा, अपर रैंक 3 अकाजा जिसने रेंगोकू को मारा था, वो आज खुद मौत की भीख मांग रहा है। आखिर मुजान ने अकाजा के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी रूह कांप उठी? और कौन है ये अजीब सा दिखने वाला शख्स जो बटरफ्लाई मेंशन की लड़कियों को किडनैप करने आया है? एनिमे लवर्स, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है डेमन स्लेयर का सबसे तगड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे रंगीन आर्क, दी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अभी उड़ा दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां मुगेन ट्रेन का खौफनाक मातम छाया हुआ है। रेंगोकू की मौत का गहरा सदमा तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के के दिलों पर इस कदर लगा है कि वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहानी एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ लेती है। हमें दिखाया जाता है डेमोस के राजा यानी मुजान किबुत्सुजी को। इस बार मुजान ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बेहद बीमार और मासूम बच्चे का रूप धारण कर रखा है, जो एक अमीर फैमिली की लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में खोया रहता है। वो घर वाले उसे बहुत सीधा बच्चा समझते हैं, जिन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके घर में साक्षात काल बैठा है। तभी अचानक कमरे की खिड़की से अंधेरे का फायदा उठाकर वहां अपर रैंक 3 अकाजा दाखिल होता है। अकाजा के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। उसे लग रहा था कि एक ताकतवर हाशिरा को मौत के घाट उतारने के बाद मुजान उसकी पीठ थपथपाएगा। अकाजा पूरी शिद्दत से झुककर कहता है, मास्टर, मैंने आपकी राह में आने वाले फ्लेम हाशिरा रेंगोकू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये शब्द मुजान के कानों में पड़ते हैं, मुजान की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं। मुजान बेहद ठंडी और जानलेवा आवाज में कहता है, एक मामूली इंसान को मार देना कौन सी बड़ी बात है? तुम डेमोस को मैंने इंसानों को मारने के लिए नहीं बल्कि उस ब्लू स्पाइडर लिली फूल को धुंधने के लिए बनाया है। तुम वो फूल धुंधने में बुरी तरह नाकाम रहे। और सबसे बड़ी बात, वहां 3 और मामूली डेमन स्लेयर्स मौजूद थे। तुम उन कीड़ों को जिंदा कैसे छोड़ाए? इतना कहते ही मुजान अपनी सिर्फ एक उंगली हवा में उठाता है और दूर खड़े अकाजा पर अपनी शक्तियों का ऐसा भयंकर प्रेशर डालता है कि अकाजा की पूरी बॉडी तड़पने लगती है। अकाजा के मुंह, नाक और आंखों से खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। एक अपर रैंक डेमन जो रेंगोकू पर भारी पड़ा था, वो इस समय मुजान के सामने एक तिनके की तरह कांप रहा है। मुजान उसे उसकी औकात याद दिलाकर वहां से चले जाने का हुक्म देता है। मुजान के जाने के बाद दर्द और बेइज्जती से तड़पता हुआ अकाजा गुस्से से पागल हो जाता है। अकाजा के अंदर गुस्सा, दर्द और बेइज्जती का तूफान चल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक हाशिरा को मारने के बाद भी मुजान उसकी तारीफ करने के बजाय उसे अपमानित करके चला गया। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं। फिर वो बिजली की रफ्तार से उस जंगल में पहुंच जाता है जहां उसकी रेंगोकू से आखिरी लड़ाई हुई थी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस तलवार पर बैठती है जो तंजीरों ने उसके भागते समय फेंकी थी। तलवार को देखते ही अकाजा का गुस्सा और भड़क उठता है। अगले ही पल बूम, अकाजा अपनी पूरी ताकत से उस तलवार पर एक जोरदार पंच मारता है और तंजीरों की तलवार टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर अकाजा गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तंजीरो, मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है। अगली बार जब हम मिलेंगे, मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम अपनी आखिरी सांस तक तड़पते रहोगे। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी और उसी पल से अकाजा के दिल में तंजीरों के लिए नफरत और बदले की एक नई आग जल उठती है। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मैंशन के अंदर अभी भी उदासी का माहौल था। रेंगोकू की मौत का दर्द किसी के दिल से नहीं गया था। इनोसुके पहले की तरह शोर नहीं मचा रहा था। जेनित्सु भी असामान्य रूप से शांत था और तंजीरो, वो अभी भी रेंगोकू के आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था।
रेंगोकू ने अपनी आखिरी सांसों में उससे एक खास काम करने को कहा था। उसे रेंगोकू के घर जाना था और उनके परिवार तक उनका आखिरी संदेश पहुंचाना था। अपनी चोटों के बावजूद तंजीरो बिना किसी को बताए चुपचाप बटरफ्लाई मैंशन से निकल पड़ता है। रेंगोकू का कासुगाई कोआ आसमान में उड़ते हुए उसे रास्ता दिखा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार तंजीरो रेंगोकू के पुश्तैनी घर के सामने पहुंच जाता है। वहां गेट के पास उसे एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। वो था रेंगोकू का छोटा भाई सेंजुरो। सेंजुरो की आंखें अपने बड़े भाई को याद करके पहले से ही नम थीं। तंजीरो धीरे से उसके पास जाता है और कहता है, मैं क्योजरो रेंगोकू का आखिरी संदेश लेकर आया हूं। यह सुनते ही सेंजुरो की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। यह कोई और नहीं बल्कि रेंगोकू के पिता और पूर्व फ्लेम हाशिरा शिंजुरो थे। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत हैं और बाहर आते ही अपने मरे हुए बेटे रेंगोकू को बेहद घटिया बातें कहने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं, हमें उस नाकामयाब लड़के का कोई मैसेज नहीं सुनना। जब उसमें हाशिरा बनने की काबिलियत ही नहीं थी तो वो डेमन स्लेयर क्यों बना? जो कमजोर होते हैं उनका यही हश्र होता है। अपने मरे हुए भाई के लिए ऐसे कड़वे शब्द सुनकर छोटे सेंजुरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तंजीरो से अपने गुरु का यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता। वो बीच में कूद पड़ता है और कहता है, बस कीजिए अंकल, आपको अपने उस बहादुर बेटे के बारे में ऐसी बकवास करने का कोई हक नहीं है जिसने अपनी आखिरी सांस तक दूसरों की जान बचाई। शिंजुरो गुस्से में तंजीरो की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, तू होता कौन है मेरे घर में आकर मुझे सिखाने वाला? लेकिन तभी अचानक शिंजुरो की नजर तंजीरो के कानों में लटक रहे हनाफुड़ा ईयररिंग्स पर बैठती है। ईयररिंग्स को देखते ही शिंजुरो के हाथ से शराब का जार छूटकर जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। शिंजुरो गुस्से से थरथराते हुए कहते हैं, तुम वो सन ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करने वाले लड़के हो ना? तुम यहां हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो। इससे पहले कि तंजीरो उनकी बात का मतलब समझ पाता, शिंजुरो आगे बांधते हैं और तंजीरो को जमीन पर पटक कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। सेंजुरो रोते हुए अपने पिता के पैर पकड़ लेता है। पिताजी प्लीज रुक जाइए, उसे छोड़ दीजिए। पर शिंजुरो इतने गुस्से में है कि वो अपने छोटे बेटे सेंजुरो को भी एक जोरदार चांटा मार देते हैं। सेंजुरो पर हाथ उठता देख तंजीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी ताकत बटोरता है और शिंजुरो को धक्का देकर खुद से दूर करता है। तंजीरो चिल्लाता है, आप इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर हैं। आपको अपने एक बेटे की मौत का जरा भी दुख नहीं है और आप अपने दूसरे मासूम बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। शिंजुरो हंसते हुए कहते हैं, तुम सन ब्रीडर्स को क्या लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो? तंजीरो इस सन ब्रीडिंग शब्द को सुनकर हैरान रह जाता है। शिंजुरो बताते हैं कि सन ब्रीडिंग इतिहास की सबसे पहली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली ब्रीदिंग टेक्निक है। दुनिया की बाकी सारी ब्रीडिंग्स इसी सन ब्रीदिंग की नकल करके बनाई गई हैं। लेकिन शिंजुरो फिर से रेंगोकू को गाली देने लगते हैं, जिससे तंजीरो का दिमाग घूम जाता है। वो आगे बढ़ता है और तंजीरो हवा में उछलकर शिंजुरो के माथे पर अपना मजबूत हेडबट दे मारता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूर्व हाशिरा शिंजुरो भी चक्कर खाकर सीधे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब माहौल शांत होता है तो सेंजुरो तंजीरो के घावों पर पट्टी बांधता है। इसके बाद सेंजुरो अंदर जाता है और तंजीरो के लिए पिछले फ्लेम हाशिराज की वो ऐतिहासिक डायरी लेकर आता है जिसके बारे में रेंगोकू ने बताया था। रेंगोकू को उम्मीद थी कि इस डायरी में हिनोकामी कागुरा यानी सन ब्रीदिंग के सारे राज लिखे होंगे, लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी डायरी को खोलते हैं दोनों के होश उड़ जाते हैं। डायरी के लगभग सारे के सारे पन्ने बेरहमी से फाड़कर गायब कर दिए गए थे। सेंजुरो रोने लगता है और कहता है, जरूर यह काम भी मेरे पिता ने ही किया होगा। मैं सच में शर्मिंदा हूं। सेंजुरो तंजीरो से वादा करता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं फटे हुए पन्नों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आप तक खबर पहुंचाऊंगा। इसके बदले में तंजीरो भी प्रॉमिस करता है
मैं इतनी कड़ी ट्रेनिंग करूंगा कि एक दिन रेंगोकू भाई जैसा ही एक शक्तिशाली हाशिरा बनकर दिखाऊंगा। विदा होते वक्त सेंजुरो तंजीरो को रेंगोकू भाई की तलवार का वो फ्लेम शेप्ड गार्ड गिफ्ट में देता है। शाम के वक्त सेंजुरो अपने पिता के कमरे में जाता है और रेंगोकू भैया का आखिरी मैसेज बताता है, अपना ख्याल रखना। जैसे ही सेंजुरो बाहर जाता है, शिंजुरो अपनी शराब की बोतल को साइड में रखते हैं और अपने मरे हुए बेटे रेंगोकू की याद में फूट फूट कर रोने लगते हैं। यही हमें समझ आता है कि वो अपने बेटे से नफरत नहीं करते थे, बल्कि हाशिरा बनने के बाद उसकी मौत के डर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। दूसरी तरफ तंजीरो जब वापस लौट रहा होता है तो तलवार बनाने वाला हागानेजुका अपने दोनों हाथों में तेज धार वाले चाकुओं को लहराते हुए तंजीरो की तरफ दौड़ता है। वो चिल्लाता है, तंजीरो के बच्चे, तूने मेरी बनाई हुई दूसरी तलवार भी कैसे खो दी? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सीन इतना फनी है कि हागानेजुका पूरी रात तंजीरो को पूरे जंगल और मेंशन के चक्कर कटवाता है और सुबह होने पर जब ओई उसे उसकी पसंद के राइस डम्पलिंग्स खाने को देती है, तब जाकर उसका गुस्सा शांत होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई मुसीबत। इस घटना के बाद देखते ही देखते 4 महीने का लंबा वक्त बीत जाता है। इन 4 महीनों में तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के दिन रात एक करके गाड़ी ट्रेनिंग करते हैं। अब तीनों पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। वो लगातार मिशंस पर जा रहे थे और डेमन्स का सफाया कर रहे थे। लेकिन तभी एक रात तंजीरो को नॉर्थ वेस्ट के एक शहर में मिशन मिलता है, जहां लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। इस मिशन पर तंजीरो का साथ उसकी बहन नेजुको देती है। दोनों भाई बहन मिलकर उस डेमन को कॉर्नर कर देते हैं और एक ही झटके में उसका खेल खत्म कर देते हैं। सुबह होते ही दोनों सुरक्षित बटरफ्लाई मेंशन लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अंदर से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तंजीरो तुरंत अंदर भागता है और जो नजारा वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। बटरफ्लाई मेंशन के आंगन में 2 छोटी लड़कियां बुरी तरह रो रही थीं, ओई और नाओ, और उनके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर चमकदार गहने थे, उसके सिर पर अजीब सा बैंड बंधा था और उसकी मौजूदगी ही अलग महसूस हो रही थी। वो था साउंड हाशिरा, टेंगेन उजुई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसने उन लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। कानाओ उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उजुई उसे पीछे हटा देता है। तभी तंजीरो गुस्से में चिल्लाता है, उन्हें छोड़ो, तुम हमारे साथियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उजुई उसकी तरफ देखकर कहता है, चुप रहो लड़के, मैं एक हाशिरा हूं। मुझे अपने मिशन के लिए 2 फीमेल डेमन स्लेयर्स चाहिए, इसलिए मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं। यह सुनकर तंजीरो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है, अगर किसी को मिशन पर ले जाना ही है तो इन लड़कियों की जगह हमें ले चलो। तभी धड़ाम, एक खिड़की टूट जाती है और वहां से इनोस की एंट्री मारता है। दूसरी तरफ जेनित्सु भी हीरो वाले पोज में आकर खड़ा हो जाता है। अब तीनों दोस्त उजुई के सामने दीवार बनकर खड़े थे। उजुई कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़कियों को नीचे रख देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम तीनों इतना ही आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इनोस्के तुरंत उत्साहित होकर पूछता है, बताओ बुधे, हम कहाँ जा रहे हैं? उजुई आसमान की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हम जापान की सबसे चमकदार, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जगह जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां रात कभी खत्म नहीं होती, जहां पैसा, शोहरत और खूबसूरती का राज चलता है, लेकिन उसी अंधेरे में छिपे हैं अपर रैंक डीमंस। तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के हैरान रह जाते हैं और फिर उजुई कहता है, हम जा रहे हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। और इसी धमाकेदार खुलासे के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन असली कहानी, असली खतरा और असली अपर रैंक डीमन अभी सामने आना बाकी था। अगर आप तंजीरो की जगह होते तो क्या आप टेंगेन उजुई के साथ उस खतरनाक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट मिशन पर जाते?
या फिर रेंगोकू की मौत के बाद कुछ समय आराम करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना और रेंगोकू भाई की याद में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना।